हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम। और इसके अलावा अब जो है आप सभी लोग वेट कर रहे हैं प्री एग्जाम के रिजल्ट का। तो रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके अलावा मेंस एग्जाम कब तक कंडक्ट किए जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि हम अपने इसी चैनल पे आपको यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप सभी को मिलती रहें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, प्री एग्जाम हुआ था। इसमें दो स्टेजेस में एग्जाम हो रहा है। प्री एग्जाम होगा, ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। आपका रिजल्ट आना बाकी है, अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही वही कैंडिडेट्स केवल मेंस में अपियर कर पाएंगे जो कि उस रिजल्ट में प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। उसके बाद मेंस के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि क्या होने वाला है और किस तरीके से चीजें रहेंगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर जो अभी प्री एग्जाम हुआ है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में था, जिसमें आपके टोटल 400 मार्क्स जो है इसमें रखे गए थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके एग्जाम में। मैं बता दूं, प्री एग्जाम जो है उसकी कोई वेटेज नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन में, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था। तो इसके बाद आपका जो है मेंस एग्जाम होगा स्टेज 2 का, जो कि सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा एग्जामिनेशन जो होगा मेन का कहाँ जाएगा आपका। जो ये एग्जाम होने वाला है मेंस, वो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। 70 मार्क्स का इसके 70 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी। और यहाँ पर आपको 2 घंटे दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसके अलावा मैं बता दूंगा इस कि यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपका इस 70 मार्क्स यानी मेंस एग्जाम को लेकर के, और जो 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू रहेगा जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा, उसको लेकर के एक कंप्लीट एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मतलब जो आउट ऑफ 100 70 मार्क्स ही 30 मार्क्स ही है, आउट ऑफ 100 70 30 100 हो गए। इसमें से आपको टॉप करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप मानना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें केवल मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इन दोनों का सम टोटल जो है 100 है, और इसी में से आपको स्कोर किया करना होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो ये जो है वो ऊपर ऊपर से मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया है। तो वही जो अभी प्री एग्जाम हुआ था, जो प्री में क्वालिफाई करेगा वो मेंस देगा, और जो मेन में क्वालिफाई करेगा वो अपियर फॉर द एग्जामिनेशन में एज पर स्टेज 2। वही स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे और यहाँ पर अभी प्री एग्जाम में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस देखिए, प्री एग्जाम जो है ऑलरेडी हो चुका है, और अभी जो एग्जामिनेशन प्री एग्जाम का आप सिलेबस अब देख ही पा रहे होंगे। जीएस हो गया आपका, रीजनिंग, मैथ और हायर एजुकेशन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। प्री एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, अब जो है मेंस एग्जाम होने वाला है। तो मेंस एग्जाम में मैं बता दूं कि यहाँ पर टोटल 3 पार्ट में एग्जाम, मतलब 3 सेक्शन दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, एंड बी आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन है इस सिलेबस में, ये सिलेबस आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। आप देखेंगे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो है बीएड में भी होता है और आपका एमएड में भी होता है। यहाँ पर भी चीजें मिलती हैं। एमबीए में भी आपको सिखाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एमबीए में भी आप सीखते हैं चीजों को। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी जो है, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो भी आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा। अगर आपने अपने स्टेट की पीएससी एग्जाम के लिए कभी ना कभी अपियर किया होगा तो भी आपने चीज़ों को सीखा होगा। लेकिन इन सभी को मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होती हैं। जैसे यूपीएससी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को जो है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा, उन क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाएगा। अगर आप बीएड या एमएड का एग्जाम देने जा रहे हो इस टॉपिक को पढ़ के, तो वो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, जिस जो कि आपकी डिग्री है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है ये आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है। ये कंप्लीटली डिफरेंट पोस्ट है उस पोस्ट से जो कि अभी तक आप या तो प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी में, उस तरह की पोस्ट नहीं है। ये एडमिन लेवल की पोस्ट है, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल एजुकेशन के अंदर है। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम है उनका हायर एजुकेशन के अंदर, तो उसी से रिलेटेड उससे के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो तीनों तीनों सेक्शन आपको दिख रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो नीचे है, इन तीनों सेक्शन के एग्जाम टारगेटेड नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जो कि स्पेसिफिकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ही हमने प्रिपेयर किए हैं। तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इधर आप देख पा रहे होंगे।
तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार मैं क्लास ले रहा होता हूँ, कई बार मैं बिजी होता हूँ, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो ऐसे में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे मैं आपको डिटेल्स जो है इसकी शेयर कर दूंगा और डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो ये आपका मेंस एग्जाम है। इसके अलावा मैं बता दूंगा इसकी यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि प्री और मेन एग्जाम जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, ऐसा बोला गया था। तो मेन एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। ये मेन चीजें जो कि आपको समझनी है कि कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, प्री एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स को जो है आगे मेंस में पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम हुआ है प्री का, प्रिलिमिनरी एग्जाम, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई थी। द कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी 50% मार्क्स। ये 50% मार्क्स किस चीज के हैं? ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो टॉप 5% स्कोरर होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनका एवरेज निकाला जाएगा कि उनके कितने एवरेज नंबर बन रहे हैं। उस एवरेज नंबर का यहाँ पर 50% आपको क्वालिफाई यहाँ पर जो है आपके मार्क्स रख दिए जाएंगे। तो देयर विल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 10% रहेगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको एडवांटेज मिलेगा। तो गाइस देखिए, जो टॉप 5% कैंडिडेट रहेंगे उनके एवरेज स्कोर का 50% आपको लाना है। तो एक एग्जांपल के लिए 400 नंबर का आपका जो पेपर है, 400 नंबर का एग्जाम था प्री एग्जाम। सपोज करो इसमें इस 400 नंबर में जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अपियर किया है, उनमें जो टॉप 5% के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर कर रहे हैं अप्रोक्स 300 नंबर, 300 नंबर स्कोर कर रहे हैं। एक मैं बता रहा हूँ कि किसी बच्चे के जैसे 305 हैं, किसी के 295 हैं, किसी के 310 भी हैं, तो किसी के 280 भी हैं। इस तरीके से जो टॉप 5% स्कोरर हैं, तो मैं एक एवरेज लेके चलूंगी 300 नंबर है। अब ये 300 का आधा कर दो तो 50% हो गया, 50% का आधा मतलब 300 का आधा कर दोगे तो 150 हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर 400 में से आपने 150 मार्क्स स्कोर किया है, तो आपको मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई, मतलब मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड हो रही है। ये नहीं कि 400 का 50% निकाल दो तो 200 नंबर पे आपका जो है वो बुला लिया जाएगा आपको, नहीं, 200 से भी कम नंबर होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का थोड़ा अच्छा खासा टफनेस लेवल था, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड था तो अच्छा खासा लेवल था उसका। बाकी सेक्शन तो मुझे इजी लग रहे थे प्री में, बाकी तो मुझे ये लगा जितना मैंने फीडबैक लिया है। बाकी देखो गाइज, यहाँ पर मैं वही सेम चीज बोल रहा हूँ कि जितना जो टॉप 5% स्कोरर होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि सबके 400 के 400 नंबर आ रहे होंगे तो 200 नंबर लाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर टॉप 5% में ये मान के चलाऊंगी, जो टॉप 5% स्कोरर हैं, अगर वो 350 नंबर तक भी स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 400, अगर इतना स्कोर, जबकि इतना स्कोर मुश्किल है, बहुत कम बच्चों का होगा, तो जो कि टॉप 5% स्कोरर लिए जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास ही रहेगी। मतलब एक 400 में से अगर आपने 150, 140, 150 या 160, ये रेंज मान के चलिए कि 400 में से अगर आपने 140 से लेकर के 160 के बीच में आपका स्कोर है, तो चांसेस हैं कि आपका जो है मेंस एग्जाम में आपको अपियर करने दिया जाएगा। तो ये है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये भी चीज मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी टेस्ट, और वन वैकेंसी के लिए एडिशनल वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो सपोज करो अगर एक वैकेंसी है तो 30 कैंडिडेट, और अगर दो वैकेंसी है तो 45, और तीन वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट। इस तरीके से चलता रहेगा आगे। तो एक ये भी है जो कि आपको समझना है। बाकी देखो, आपको अभी फिलहाल इतना दिमाग में टेंशन मत लो। अभी देखो, सबसे पहली बात ये है कि पहला आपका काम है कि प्री एग्जाम आपका हो जाए एटलीस्ट। प्री एग्जाम हो जाएगा तो मेंस तक तो फिर आप पहुंचो, तो एटलीस्ट वहां तक तो जाओ कि मेंस एग्जाम में आप अपियर कर पाओ। अगर मेंस तक पहुंचोगे तो फिर वहां से चांस बनेंगे आपके इंटरव्यू के। तो अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अभी जो मेंस एग्जाम है वो ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है। हो सकता है कि नवंबर के एंड में, मतलब 2-4 दिन में देखने को मिल जाए हमें, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में बहुत हाई चांसेस है कि तब तक तो आ ही जाएगा। इसके अलावा जो अगर आपका मेंस एग्जाम होगा तो वो जनवरी के मंथ में पॉसिबल हो सकता है कि जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड में करवा दिया जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ते रहो, गैप मत करो। जब गैप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही छोड़ दो कि बिल्कुल चलो छोड़ ही देता हूँ, बाद में देख लूंगा। तो इस तरीके से मत करो, क्योंकि फिर जो नहीं पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो ना पढ़ने वालों से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो ये है। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। तो इन दोनों के लिए आप तैयारी करते रहो धीरे धीरे करके, है ना, पढ़ते रहो, ताकि अगर आप वहां तक पहुंचे तो एटलीस्ट आपकी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग हो सके, रह सके। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप नंबर नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके नोट्स को अवेल कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस है, इस फीस को पे करके आप जो नोट्स है वो अवेल कर सकते हैं। मैं बता दूंगी ये जो नोट्स है वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया कंप्लीट जो नोट्स हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर
PYQs क्वेश्चंस भी डाले हुए जो आपके एग्जाम में पूछे गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में या इनफैक्ट DU में भी। तो इन क्वेश्चंस को डाल करके मैंने इनका एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है नोट्स के अंदर, तो थ्योरी भी है प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी डाले हुए PYQs के, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। तो नोट्स को अवेल करके जो अपने प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।